Dear students, today we will discuss about present continuous tense. Its second name is past imperfect tense. Last day we have studied about past indefinite tense, but today we will discuss on past continuous tense. आज हम लोग past continuous tense के बारे में डिस्कस करेंगे कि past continuous tense क्या है. इसी का दूसरा नाम है आपका पास्ट इम्परफेक्ट टेंस. एक होता है परफेक्ट, एक होता है इम्परफेक्ट. तो परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, इम्परफेक्ट का मतलब होता है अपूर्ण, यानी अपूर्ण भूतकाल. यानी यह जो क्रिया है बीते हुए समय में, तो बीते हुए समय में किसी भी क्रिया के यानी किसी भी काम के चालू रहने का बोध होता है. यानी एनी एक्शन और वर्क इज गोइंग ऑन इन पास्ट टाइम. यानी पास्ट टाइम में बीते हुए समय में किसी भी क्रिया के गोइंग ऑन मतलब क्या हो गया, चालू रहने का या जारी रहने का बोध होता है. तो ऐसे टेंस को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, किसी भी क्रिया के बीते हुए समय में अपूर्ण रूप से होने या जारी रहने का बोध होता है. अब जैसे एग्जाम्पल के द्वारा इस कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा कि कैसे यह टेंस जो है सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का. जैसे वह पत्र लिख रहा था, वह पत्र लिख रहा था, इसका मतलब हो गया या आप सो रहे थे, आप सो रहे थे, यानी आपके द्वारा सोने का काम हो रहा था. कब? तो बीते हुए समय में आप सो रहे थे, यानी पहले की बात कर, पहले सो रहे थे. अभी क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन पहले आपके द्वारा सोने का काम हो रहा था और उसके द्वारा पत्र लिखने का काम हो रहा था. यानी अर्थात वाक्य में क्या आया, रहा था रही थी आया. अब दूसरा पॉइंट है पहचान, जिसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन. कैसे जानेंगे कि यह वाक्य आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है? पहचान. पहले भी मैंने बताया कोई भी वाक्य को ट्रांसलेट करने से पहले टेंस का पहचान करना है. पहचान किससे होगा? क्रिया से होगा. क्योंकि क्रिया में देखिए कोई भी सेंटेंस है उसमें तीन चीज जरूर रहेगा, कर्ता, कर्म और क्रिया. कर्म नहीं रहेगा तो क्रिया जरूर रहेगा. तो क्रिया को पकड़ना है और देखना है कि क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है. तो अब इसका पहचान क्या है, इस टेंस के हिंदी वाक्य पहचान हिंदी वाक्य से करना है. हिंदी वाक्य के क्रिया यानी वर्ब, क्रिया जिसको क्या वर्ब बोलते हैं, क्रिया के अंत में, शुरू में नहीं, क्रिया के अंत में ये सब चीज लगा रहेगा. रहा था, रही थी, रहे थे. बस ये तीन चीज आपको देखना है कि क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो. ज्यादा था, इसमें कम ही है, सीमित है. रहा था, रही थी, रहे थे, बस इतना ही चीज लगा हुआ मिलेगा. तो आप समझ जाइएगा कि यह वाक्य आपका पास्ट कंटिन्यूअस का है और पास्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर का आप प्रयोग करना शुरू कर दीजिएगा. इस एग्जाम्पल में हो गया आपका वह दौड़ रहा था, दौड़ रहा था. लड़का है इसलिए लिखते दौड़ रहा था, लड़की रहता तो वह दौड़ रही थी लिखते. दूसरा हो गया आप मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, यानी आपके द्वारा मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का काम हो रहा था. आप मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, यानी बीते हुए समय की बात कर रहे हैं, यानी पहले पढ़ा रहे थे. तो यानी मेन चीज क्या आया, रहा था, रही थी, रहे थे. तो मेन चीज जो आया आपका रहा था, रही थी, रहे थे. इस तरह वाक्य जो है आपका पास्ट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि इस रहा था, रही थी के आधार पर आपने रहा था, रहा रही आ गया, आ था, रही थी, ये इसमें आ गया क्या, या रहा था, यहाँ रहे थे. तो रहा था रहे या रही थी रहे या रहे थे, तो पास्ट कंटिन्यूअस को. अब जब ट्रांसलेशन बनाने की बात आएगा, इसमें वर्ब का फॉर्म करने की जरूरत है. वर्ब फॉर्म यानी क्रिया के रूप. पहले भी बताए थे वर्ब का बहुत सारे फॉर्म होता है. कोई भी कंटिन्यूअस रहे वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग करता है. क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहे या पास्ट कंटिन्यूअस रहे या फ्यूचर कंटिन्यूअस रहे, कंटिन्यूअस रहेगा तो वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग करना है. वर्ब का कौन से रूप का प्रयोग करना है, चौथा रूप. चौथा रूप का मतलब होता है V1 प्लस आईएनजी जोड़ देंगे. वर्ब का पहला रूप में आप आईएनजी जोड़ दीजिएगा. जैसे मान लीजिए वो है
वो में हम आई एन जी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, गोइंग बन जाएगा। फिर का आई पहले भी था, वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग कर चुके थे। वर्ब का हमको चौथा रूप का ही प्रयोग करना है। पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, पांचवा रूप से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी सेंटेंस, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो कंटिन्यूअस का वर्ब जो है आपको चौथा रूप का ही प्रयोग करना है। चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहे कि पास्ट कंटिन्यूअस रहे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस रहे, कोई भी कंटिन्यूअस या परफेक्ट में वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग करना है। ये बात आप ऐसे हो जाइए पूरी तरह से। नहीं, ओनली बिफोर will be used with any types of continuous tense. अब है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। तो क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो हेल्पिंग वर्ब में आपका ये दो है, वाज या वर। वाज और वर ये दो हेल्पिंग वर्ब है जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, जबकि प्रेजेंट में था इज है वाज, यहाँ है वाज वेयर। तो वाज वर का मतलब हो गया वाज और वर का प्रयोग करना है। तो कहाँ वाज लगाएंगे, कहाँ वर लगाएंगे, ध्यान रखना है। यूज ऑफ वाज और वर, यूज ऑफ वाज या वर, इसका उच्चारण वर होता है, वेयर नहीं। अब है आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन। अगर आपका सिंगुलर नाउन है जैसे बॉय है या गर्ल है, तो इस प्रकार आप इसके साथ वाज लगाइएगा। अब बच गया क्या, यू, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग और वी, ये। और प्लूरल नाउन जितना भी है जैसे बॉयज, गर्ल्स, ने प्लूरल नाउन जितना भी है, चिल्ड्रेन, ये सब के साथ आप लगाइएगा वर। तो वाज वेयर कंफर्म हो गए, कहाँ वाज लगाना है, कहाँ वर लगाना है। जैसे मैं सो रहा था, लिख आई वाज स्लीपिंग, आई वाज स्लीपिंग, यानी आपने आई के साथ वाज लगाई। हम लोग खा रहे थे तो लिख देंगे वी वर ईटिंग। इस प्रकार हम लोग वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग किए। तो वाज वर में इसमें मेन चीज क्या है, तो पहचान में ये देखना है कि क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। वर्ब फॉर्म में बिफोर, हेल्पिंग वर्ब में वाज वेयर, बस इतना चीज भी इस टेंस में प्रयोग होता है। अब रही बात स्ट्रक्चर, वह कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके आधार पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट किया जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन दिस टेंस वी हैव स्टडीड व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, व्हाट इज द आइडेंटिटी of the sentence of the past continuous tense, which verb forms are used with past continuous tense, and which helping verb will be used in the sentence of past continuous tense. We have studied about identifications, definitions, verb forms and helping verb. तो ये सारी चीज के बारे में हम लोग जाना कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की परिभाषा, डिफिनेशन, उसका पहचान, यानी किसका पहचान, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य का पहचान। फिर वर्ब फॉर्म में कौन सा वर्ब फॉर्म का यूज आता है, तो बिफोर। हेल्पिंग वर्ब में आपका वाज ओवर। इसके बाद अब रही बात स्ट्रक्चर, अब हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे, उस स्ट्रक्चर के आधार पर इस टेंस के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। अब स्ट्रक्चर लिखेंगे। अब हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर में चाहे कोई भी टेंस, हम लोग पिछले भी वीक में हम लोगों ने बहुत सारे टेंस को पढ़ा था, इसमें कोई भी स्ट्रक्चर, 6 को स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे, कम से कम जो था मिनिमम 6 स्ट्रक्चर को पढ़े थे कि पास्ट टेंस का, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो कि पास्ट कंटिन्यूअस हो या कोई भी टेंस का टाइप्स हो, तो 6 को स्ट्रक्चर पढ़े थे। जिसमें था आपका अफर्मेटिव पॉजिटिव, फिर था अफर्मेटिव निगेटिव, फिर था पॉजिटिव शॉर्ट, फिर था निगेटिव शॉर्ट, फिर डब्ल्यूएच पॉजिटिव और डब्ल्यूएच निगेटिव। इतना सारा सेंटेंस को हम लोग पढ़े थे। और पहला स्ट्रक्चर अब हम लोग जानेंगे कि पहला स्ट्रक्चर क्या है, तो द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस और अफर्मेटिव पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जानेंगे कि कोई भी ये सर्टेन सेंटेंस का भाग है अफर्मेटिव पॉजिटिव। अफर्मेटिव कहिए या पॉजिटिव कहिए,
ठीक है। तो अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, सिंपल जो वर्ड होता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज या वर। सब्जेक्ट के साथ आप वाज या वर लगाइएगा, तो वाज और वर विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। वाज वर का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होगा, फिर आप वर्ब का चौथा रूप, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट। बस ये स्ट्रक्चर है, और इसी स्ट्रक्चर पर जो है आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को ट्रांसलेट करना है। इस एग्जांपल में आप नदी में तैर रहे थे, सुनिए, आप नदी में तैर रहे थे, तैर रहे थे, यानी आपके द्वारा बीते हुए समय में नदी में तैरने का काम कर रहे थे। आता रहे थे तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पात्र हो गया, तो तैर रहे थे हो गया वर्ब। पूछेगा कौन तैर रहे थे, तो आप तैर रहे थे सब्जेक्ट। क्या तैर रहे थे, इसका कोई जवाब नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। नदी में से प्लेस हो गया, जगह हो गया, जो कि आपका रेस्ट है। इस वाक्य में सब्जेक्ट है, वर्ब है और रेस्ट है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है। क्वेश्चन कीजिएगा कौन तैर रहा था, तो आप क्या तैर रहे थे, इसका कोई जवाब नहीं था। तैरने का कोई तो नाम नहीं है कि तैर रहे थे, नहीं, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है। देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, वी हैव ओनली सब्जेक्ट, वर्ब एंड rest in this sentence, so we have to translate such type of sentence according to this structure. Subject was verb plus before plus subject plus rest. तो subject हो गया आप का अंग्रेजी लिख दीजिएगा you के साथ आपको लगाना है where, verb पहले भी लिख चुके थे, you के साथ verb लगाना है you were। अब बचा क्या, verb का चौथा रूप तैरना, तो तैरना इंग्लिश होता है स्विम, आईएनजी जब लगेगा डबल एम हो जाएगा, स्विमिंग, रनिंग। इसमें जो है ना आपका लास्ट में कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के पहले आई वोवेल है, इसलिए आईएनजी लगाने से पहले इस कॉन्सोनेंट को डबल लिखना होगा, 2 बार लिखना होगा, SWI डबल MING स्विमिंग। कट भी रहेगा तो CUTTING कटिंग, फूड भी रहेगा तो CUTTING, रन भी रहेगा तो RUNNING। ठीक है, यहाँ घर का चौथा रूप का प्रयोग किए तो हो गया स्विमिंग। तो यू वर स्विमिंग कहाँ, तो नदी में, इन द रिवर हो गया, You were swimming in the river, आप नदी में तैर रहे थे। उसी प्रकार रहेगा, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा था, पहले पढ़ा रहे थे, अभी नहीं, पहले मेरे द्वारा पढ़ाने का काम हो रहा था, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा था। चलिए अब इसमें सिलेक्शन करना है, कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। पढ़ा रहा था, पढ़ाने का काम हो रहा है, तो वर्ब, पढ़ा कर रही थी तो पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। कौन पढ़ा रहा था, तो मैं पढ़ा रहा था, सब्जेक्ट। क्या पढ़ा रहा था, अंग्रेजी, तो ऑब्जेक्ट। किसको पढ़ा रहा था, आपको, तो क्या और किसको लगा करके ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब कौन, इसका जवाब आया मैं, सब्जेक्ट। क्या, तो इंग्लिश। किसको, तो आपको, यानी 2 ऑब्जेक्ट है, एक परिणाम, दूसरा हो गया परिणाम को पाने वाला। परिणाम और परिणाम को पाने वाला 2 ऑब्जेक्ट हो गया। अब पढ़ा रहा था आपका वर्ब हो गया। अब आपको सेट कर देना इस स्ट्रक्चर पर, तो मैं का अंग्रेजी लिख देना आई के साथ लगा देना वाज। पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है, टीच, तो टीच का चौथा रूप हो जाएगा टीचिंग, आई वाज टीचिंग। आपको का इंग्लिश लिख देंगे यू, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का यू ही होता है, आई वाज टीचिंग यू इंग्लिश, बस हो गया। इसमें रेस्ट नहीं है तो छोड़ देंगे। जब मैं विद्यालय में आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा था, आई वाज टीचिंग यू इंग्लिश इन द स्कूल। वर्क में रहेगा इन द क्लास, नहीं, यानी रेस्ट रहेगा तो रेस्ट लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। इस प्रकार इस टेंस वाक्य को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। अब स्ट्रक्चर नंबर 2 में क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव नेगेटिव। अब है सेंटेंस ऑफ या स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव निगेटिव। नहीं वाला वाक्य अगर रहेगा अफर्मेटिव निगेटिव, स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस। अगर वाक्य आपका अफर्मेटिव निगेटिव रहेगा तो ऐसे वाक्य को किस स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेट किया जाएगा, तो स्ट्रक्चर वही रहेगा, क्योंकि वाक्य वही है, केवल निगेटिव रहेगा। तो निगेट कर रहा है इसलिए निगेटिव हो गया, नहीं वाला तो नहीं के लिए आप नॉट लगा दीजिएगा। आपका स्ट्रक्चर रह जाएगा ये, पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, वाज वर्ब तो लगाना ही है सब्जेक्ट के अनुसार, और नहीं के लिए आप स्पेशल नोट शब्द लिख दीजिएगा। फिर वर्ब का चौथा रूप रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर रेस्ट रहेगा, हो गया।
इस पर आपको ट्रांसलेट करना। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर निगेटिव का। नहीं, निगेटिव वाक्य को इस स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेट करेंगे एग्जाम्पल में। जैसे यही एग्जाम्पल आप पहले देखिए, जैसे आप नदी में तैर रहे थे, इसमें लिखेंगे आप नदी में नहीं तैर रहे थे। आप नदी में नहीं तैर रहे थे, कहीं दूसरे जगह तैर रहे थे। आप नदी में नहीं तैर रहे थे, सेम सेंटेंस है, खाली निगेटिव है। आप नदी में नहीं तैर रहे थे। रहे थे, तैरना वर्ब हो गया। कौन? तो आप सब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। नदी में रेस्ट हो गया। नहीं शब्द आपका निगेटिव तो है ही, इसको निगेटिव मान लेते हैं। ये निगेटिव का पहचान हुआ नहीं शब्द से। आप नदी में नहीं तैर रहे थे, लिख देंगे यू वर नॉट, बाद बाकी जो है वही स्विमिंग इन द रिवर। यू वर नॉट स्विमिंग इन द रिवर, मतलब आप नदी में नहीं तैर रहे थे। दूसरा एग्जाम्पल में वह पत्र नहीं लिख रहा था। वह पत्र नहीं लिख रहा था। ही वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, लिख देंगे ही वॉज नॉट, लिखना का जो होता राइट, राइट का चौथा रूप राइटिंग। राइट इसमें क्या देखा आपने? WRIT, राइट पहला रूप है, ING लगेगा तो हट गया, तो राइटिंग। तो ही वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, वह पत्र नहीं लिख रहा था, यानी कोई दूसरा चीज लिख रहा होगा। तो ही वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, उसके द्वारा पत्र लिखने का काम नहीं हो रहा था, नहीं चल रहा था, इसलिए यह निगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग, निगेटिव रहेगा, मैं नहीं सो रहा हूं, आई एम नॉट स्लीपिंग। आप मुझे पढ़ा रहे हैं, यू आर टीचिंग मी, आप मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं, यू आर नॉट टीचिंग मी। इस प्रकार निगेटिव हो गया, उसको निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अफर्मेटिव पॉजिटिव का स्ट्रक्चर ये है और अफर्मेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर ये है। इसके बाद फिर पॉजिटिव शॉर्ट, निगेटिव शॉर्ट, WS पॉजिटिव और WS निगेटिव, फिर आगे लिखेंगे।